तो एमपी में अगर बात करें, जो एमपी के ज़्यादातर पेशेंट्स आते थे, तो उसमें हमें ओरल कैविटी के कैंसर्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते थे। बकल म्यूकोजा, टंग के कैंसर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे हमारे एमपी यूपी के रीजन के पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तम्बाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है। खैनी, तम्बाकू, गुटखा ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन थे। वहीं अगर फीमेल्स में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता था। जो फीमेल्स अब स्मोक करने लगी हैं काफ़ी यंग एज से, हम देखते हैं कि जहाँ कॉलेजेस हैं, आपने भी देखा होगा इंदौर में जो कॉलेज वाले एरियाज हैं, जो कोचिंग वाले एरियाज हैं, वहाँ पे बहुत कॉमन है फीमेल्स स्मोक कर रही हैं बहुत यंग एज से। 17-18 साल की एज में कोचिंग करने आए हैं यहाँ पे या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 18-20 साल की एज से ही स्मोक कर रहे हैं। तो वो स्मोकिंग की जो आदत लगी है वो 30, 35, 40 ईयर्स की एज में जाके वो कैंसर का रूप ले लेता है। सोसाइटी में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हम बोल सकते हैं पेशेंट्स को होते हैं, जिसकी वजह से वो टाइमली हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। स्पेशली अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो एक थोड़ा एजुकेशन लेवल कम होने की वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। कई बार कुछ बाबाओं के पास या झाड़ फूक कराने में पेशेंट्स ज़्यादा विश्वास रखते हैं, या आसपास वाले उनको इस तरह की कुछ सलाह दे देते हैं। जिस तरह से हम ब्रेस्ट कैंसर को आज से 15 या 20 साल पहले ट्रीट करते थे, आज उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, बहुत सेफ है, बहुत ईजी हो गया है पेशेंट्स के लिए। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो इतने सेफर तरीके आ गए हैं कीमोथेरेपी को देने के। जो वॉमिटिंग एक बहुत कॉमन है कि कीमोथेरेपी से वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आज के जो हमारे ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स हैं बिल्कुल ना के बराबर वॉमिटिंग होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर संध्या चौक से। मेरे द्वारा इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बताएंगे मध्य प्रदेश के नामचीन डॉक्टर्स के बारे में, उनकी अलग अलग विधाओं के बारे में हमारे मेडिकल पॉडकास्ट के द्वारा। पल्मोनोलॉजी, रिमेटोलॉजी, कैंसर, इनफर्टिलिटी, ऐसी कई सारी विधाओं के बारे में इन डॉक्टर्स के साथ रूबरू होंगे। देखते रहिए हमारे मेडिकल पॉडकास्ट बाय द जर्नलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या चौक से। आज हमारे साथ में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि बहुत यंग है और साथ में पिछले 3 सालों से हमारे साथ में इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, डॉक्टर सात्विक खद्दर सर, जिन्होंने एमडी मेडिसिन किया है 2017 में, साथ में डीएम की डिग्री करी टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से। सात्विक सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। काफ़ी सारे केसेस, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मेडिकल साइड में जब हम डायग्नोस करते हैं तो कैंसर एक अलग प्रिवलेंस के साथ में सोसाइटी में आ रहा है। काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जो कि बहुत अंत के जो स्टेजेस हैं इसमें डायग्नोस होते हैं, मतलब बहुत एडवांस स्टेजेस में डायग्नोस होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, सो अनफॉर्चुनेटली आज भी अगर हम इंडिया की बात करें जी, तो मैक्सिमम केसेस स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द केसेस आर डायग्नोज्ड एट एडवांस स्टेज। और ऐसे ये जो केसेस ज़्यादातर जो आप देखते हैं, ये रूरल हैं कि अर्बन, मतलब हाई लिटरेट क्राउड में भी ऐसे ही केसेस हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है। रूरल क्राउड में थोड़े ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में डायग्नोज हो रहे हैं, उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। अर्बन एरियाज में भी डायग्नोज होते हैं, बट डेफिनेटली अर्लियर स्टेजेस थोड़ा ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन, थोड़ी एजुकेटेड पॉपुलेशन में देखने को फिर भी मिलती है। यस, तो क्या समझा जाए कि ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सही नहीं अपनाते हैं, कि डरते हैं, उनको शंका होती है कि उनको शायद कैंसर हो सकता है, पर कई बार बचते हैं? हाँ, जैसा आपने बोला कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं जी, बहुत सारे सोसाइटी में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हम बोल सकते हैं पेशेंट्स को होते हैं, जिसकी वजह से वो टाइमली हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। स्पेशली अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो एक थोड़ा एजुकेशन लेवल कम होने की वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। कई बार कुछ बाबाओं के पास या झाड़ फूक कराने में पेशेंट्स ज़्यादा विश्वास रखते हैं, या आसपास वाले उनको इस तरह की कुछ सलाह दे देते हैं। कई बार अब उनकी गलती भी नहीं होती, कोई आसपास में ऐसा केस हुआ होता है जो शायद ठीक ना हुआ हो, तो उसको रेफरेंस पॉइंट मान के वो ट्रीटमेंट कराने या डायग्नोस कराने नहीं आते हैं। फिर दूसरा रहता है एक इकोनॉमिक रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कैंसर डायग्नोसिस अपने आप में एक बहुत बड़ी है, एक्सपेंसिव है। उसके ट्रीटमेंट डायग्नोसिस में ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो एक इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। तो गाँव का कोई मरीज़ है तो वो थोड़ा सोचता है कि इतना खर्चा मैं कैसे कर पाऊँगा, और एक मिसकंसेप्शन ये है कि ठीक तो होना नहीं है, कैंसर को एक लाइलाज बीमारी करके सोसाइटी में बताया हुआ है, तो वो सोचता है कि फिर उसको वे इन करता है कि क्या मैं इतना खर्चा करके ट्रीटमेंट कराऊं या ना कराऊं, तो इस वजह से भी कई बार लेट होता है।
डॉक्टर खद्दर, आपका जो स्पेशलाइजेशन है दिस इज इन मेडिसिन साइड ऑफ ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर डायग्नोस होने के बाद जितनी भी दवाइयां हैं वो डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं। आपके हिसाब से जो एडवांस स्टेजेस हैं या जो भी स्टेजेस और सफरिंग है उसके हिसाब से कीमोथेरेपी एक मेजर रोल प्ले करती है, परंतु कीमोथेरेपी से उतना भय भी है लोगों में। तो कीमोथेरेपी कितनी कारगर है, प्लस उसके जो अल्टरनेटिव मोड्स नए आ रहे हैं मार्केट में, प्लस उसके चलते जो लोगों के मन में भय है उसके बारे में आप कुछ बताएं। बिल्कुल, कीमोथेरेपी को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में। सबसे कॉमन तो ये है कि कीमोथेरेपी से बॉडी जल जाती है जी या गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है, बिल्कुल बिस्तर पे आ जाता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स नहीं करवाते हैं कीमो, या फिर जब हम काउंसिल भी करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स पूछते हैं, और ये मैं कहूँगा वाजिब भी है क्योंकि ये सोसाइटी में इस तरह के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। बट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लास्ट 40-50 ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है एज सच कीमोथेरेपी को लेके। इसके अलावा कीमोथेरेपी के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, लास्ट 15 टू 20 ईयर्स में इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और दिन ब दिन हो भी रही है। जी मतलब जिस तरह से अगर मैं किसी एक कैंसर की बात करूं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की बात करें जो सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, जिस तरह से हम ब्रेस्ट कैंसर को आज से 15 या 20 साल पहले ट्रीट करते थे, आज उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, बहुत सेफ है, बहुत ईजी हो गया है पेशेंट्स के लिए। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो इतने सेफर तरीके आ गए हैं कीमोथेरेपी को देने के। जो वॉमिटिंग एक बहुत कॉमन है कि कीमोथेरेपी से वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आज के जो हमारे ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स हैं बिल्कुल ना के बराबर वॉमिटिंग होती है। और 90% ऑफ द कीमोथेरेपी जो हम देते हैं दैट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। तो पेशेंट आते हैं सुबह, कीमोथेरेपी लगवाते हैं 1 या 2 घंटे में और वापस घर चले जाते हैं, या कोई ऑफिस जाने वाले हैं तो ऑफिस चले जाते हैं। तो उसके लिए उसे एडमिट नहीं होना बिल्कुल एडमिट 90% ऑफ द ट्रीटमेंट के लिए एडमिट नहीं होना पड़ता है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो 2 या 3 दिन या 5 दिन चलते हैं जी तो उसमें एडमिट होना पड़ता है। बट जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी का वो डे केयर प्रोसीजर होता है, तो पेशेंट को एडमिट भी नहीं होना पड़ता है। वो सेम डे अगर दूर से आया है तो ट्रैवल कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। तो दैट ऑल्सो एड्स टू अ कंफर्ट कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना पड़ता है। पहले एक समय था जब कीमोथेरेपी के लिए बकायदा पेशेंट को एडमिट किया जाता था, उसको आईवी मोड के थ्रू, नसों के द्वारा या वेन्स के द्वारा उनको बॉटल लगा के और काफ़ी लंबी पीड़ा के साथ में कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट दिए जाते थे। आज के समय में एक छोटा सा सर्जरी के साथ में कीमोपोर्ट बॉडी Yes. में लगाया जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कीमोपोर्ट कब लगाना है? क्या किसी की जैसे सर्जरी हुई उसके साथ तुरंत कीमोपोर्ट लगाया जा सकता है, वो कैसे आप लोग इवैल्यूएट करते हैं? इसमें तो कीमोपोर्ट एक तरह का डिवाइस है जो बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है चेस्ट के ऊपर के पार्ट में। ओके उससे सबसे इजी ये होता है कि मल्टीपल हम इंजेक्शन उस पर दे सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी जिनको ज़्यादा लंबी चलनी है, मान लीजिए किसी की ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी का 1 ईयर का है, आईवी थेरेपी का, तो अब 1 ईयर तक अगर हम वेन्स बार बार हम पंचर करेंगे तो वेन्स खराब होने का रिस्क रहता है। तकलीफ भी होगी। तो और ये सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक सब टाइप होता है उसका, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें 1 ईयर का ट्रीटमेंट होता है। टारगेटेड थेरेपी होती है जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में ही होती है, बट वो 1 ईयर तक चलता है। साथ ही साथ जैसे कोलन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर में कई बार बहुत लंबे टाइम तक कीमोथेरेपी चलती है। तो ऐसे केसेस में हम कीमोपोर्ट एडवाइस करते हैं। उसको ड्यूरिंग सर्जरी ही किया जा सकता है, एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, उसके लिए सेपरेट सर्जिकल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती आमतौर पर। तो जब पेशेंट की मेजर सर्जरी प्लान है उसी के साथ कीमोपोर्ट इंसर्शन किया जाता है। तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट कि बार बार प्रिक्स जो होते हैं वेन्स में हमारे, उससे हम बचते हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं ये कीमोपोर्ट के थ्रू दी जाती हैं, और ये कीमोपोर्ट कीमोथेरेपी के बाद निकाल दिया जाता है कि इसको रखा जाता है? इसको बहुत सेफली हम 5 to 6 ईयर्स तक आराम से वो बॉडी में रह सकता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रूटीन 1 से 1.5 महीने में हमें उसे फ्लश कराना पड़ता है कि ताकि वो ब्लॉक ना हो जाए। इसके अलावा उसका मेंटेनेंस बहुत ही ईजी है। पेशेंट को ऊपर से कोई ऐसी लाइन नहीं है या कोई ऐसा पाइप नहीं है जो बाहर दिख रहा हो, स्किन के अंदर लगाया जाता है। तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर द पेशेंट और बहुत ईजी उसकी हैंडलिंग भी है। तो हम अराउंड 5 to 6 ईयर्स एडवाइस करते हैं कि वो कीमोपोर्ट रहे बॉडी में। काफ़ी सारे कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि कीमोपोर्ट इतने लंबे समय तक रखना क्यों है, और अगर कई लोग इतने केयरलेस होते हैं कि वो उसको फ्लश भी नहीं करते हैं, तो उसके क्या डोंट्स आप सजेस्ट करेंगे, और क्यों कीमोथेरेपी पोर्ट को रखना आवश्यक है 5 से 6 साल तक? यस, सो मैम जैसे मोस्टली जैसे मैंने बताया कि कोई कीमोथेरेपी है रेजिमेंट सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले दी है, तो अराउंड 6
ज्यादातर कैंसर्स में अराउंड 6 मंथ्स की कीमोथेरेपी चलती है। जी बट कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट हम कर दें, सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन भी हो गया, बट देर इज सम स्मॉल परसेंटेज चांस होता है रिकरेंस का। जी डिफरेंट डिफरेंट कैंसर्स और डिफरेंट स्टेज के अकॉर्डिंग होता है। तो अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए किसी का 2 या 3 साल बाद कैंसर रिकर करता है, तो उस टाइम पे जब हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे पेशेंट की वेन्स की क्या कंडीशन है वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए कीमोपोर्ट होने से हमारे लिए एक इजी एक्सेस रहता है, वेनस एक्सेस रहता है, जिससे कि हम उस टाइम पे अगर हमें कीमोथेरेपी देनी पड़े तो हम उसको एक्सेस कर सकें। और इसीलिए क्योंकि कीमोपोर्ट एक डिवाइस है, उसका रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है, इसलिए वो फ्लश, जो मैंने कहा कि फ्लशिंग करनी पड़ती है, हेपेरिन एक दवाई होती है, उससे हम फ्लश करते हैं ताकि वो उसकी पेटेंसी मेंटेन रहे। और हम तो नहीं चाहेंगे किसी का कैंसर वापस आए, बट अगर किसी का आता है 2 या 3 साल बाद तो हम उसको यूज कर सकें। और ज्यादातर कैंसर्स के लिए बोला जाता है कि अगर 5 ईयर्स तक नहीं आया तो उसके बाद रिकरेंस के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि 5 to 6 ईयर्स तक रखें। तो अगर उसके बाद नहीं जरूरत पड़ती है तो हम निकाल सकते हैं। डॉक्टर खद्दर, आप का जो डीएम है वो मुंबई से हुआ है, मुंबई से आप सीधे मिनी मुंबई आ चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस यू सी स्प्रेडिंग कैंसर एंड इट्स अवेयरनेस इन मेट्रोस एंड टू इंदौर? यस मैम, सो मुंबई में टाटा मेमोरियल में जहाँ पे मैं था, तो वहाँ तो पूरे इंडिया से लोग आते थे, मतलब फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, इनफैक्ट बाहर से भी लोग आते थे। बट हाँ, वहाँ पे ये देखा, जब मैं वहाँ पे था तो मैंने देखा कि हमारे एमपी के रीजन में के जो पेशेंट्स आते थे, बहुत डिफरेंस होता था कि जम्मू से कोई पेशेंट आ रहे हैं, ईस्ट से आ रहे हैं, सेंट्रल इंडिया से आ रहे हैं, तो एक टाइप ऑफ कैंसर देखने को मिलता था कि ये कैंसर यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो एमपी में अगर बात करें, जो एमपी के ज्यादातर पेशेंट्स आते थे, तो उसमें हमें ओरल कैविटी के कैंसर्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते थे। बकल म्यूकोजा, टंग के कैंसर्स बहुत ही ज्यादा कॉमन थे हमारे एमपी यूपी के रीजन के पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा है, खैनी, तंबाकू, गुटखा, ये सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन थे। वहीं अगर फीमेल्स में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता था। और उतना ही प्रेवलेंस आप यहाँ पे भी अभी देख पा रहे हैं? यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो हाँ, ओरल कैविटी कैंसर जो है, थ्रोट के कैंसर बहुत कॉमन है। साथ ही साथ यहाँ फेफड़े के कैंसर, लंग कैंसर के केसेस हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट फीमेल्स में भी अब लंग कैंसर देखने को ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर तो कॉमन है ही, साथ में यूट्रस का कैंसर जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, वो भी अब बहुत ज्यादा हमें आमतौर पर देखने को मिल रहा है। अभी जैसे आपने कहा कि फीमेल में ज्यादातर केसेस हमने भी पढ़ा है काफ़ी जगह और सुनने में भी आ रहा है कि फीमेल्स में बढ़ते हुए कैंसर्स में अब न केवल ब्रेस्ट कैंसर या गायनिक कैंसर बट लंग कैंसर भी एक नया नैरेटिव हमको दिख रहा है। क्या इसका बेसिक रीज़न हम स्मोकिंग से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? तो इसका थोड़ा सा लंबा आंसर देना चाहूँगा मैं कि थियोरेटिकली हम अगर हम बाई टेक्स्ट बुक जाएँ तो आमतौर पर फीमेल्स में लंग कैंसर सुनना बड़ा ही रेयर है, क्योंकि यूजुअली स्मोकिंग नहीं करते हैं फीमेल्स, बट फिर भी फीमेल्स में लंग कैंसर पाया जाता है, पहले से पाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके कारण है कि कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर होता है नॉन स्मोकर्स में भी। तो जैसे आपने भी सुना होगा कि भाई बोलता है कोई कि ये तो ना गुटखा खाते थे ना सिगरेट पीते थे, बट फिर भी इनको लंग कैंसर कैसे हो गया। तो कुछ म्यूटेशंस होते हैं सेल्स में, लंग का जो टिश्यू है उसके सेल्स में कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो ये फीमेल्स में और नॉन स्मोकर्स में पाया जाता है, तो एक ये कारण है। तो दूसरा, डिटेक्शन रेट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। पहले अगर किसी फीमेल के सीटी स्कैन हमने किया, किसी कारण से कफ है या फीवर है और उसमें कोई गांठ दिख रही है, तो उसको कैंसर सस्पेक्ट ही नहीं किया जाता था, टीबी मान के या कुछ और इन्फेक्शन मान के ट्रीट होते रहते थे। जब वो केस बिगड़ जाता था, कई बार डायग्नोज हुए बिना ही डेथ हो जाती थी। बट अब डिटेक्शन फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, बायोप्सी करते हैं हम, उसकी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। टारगेटेड थेरेपीज के लिए जो टारगेटेड म्यूटेशंस हैं उसके लिए हम टेस्ट करते हैं म्यूटेशन, उसकी डिटेक्शन फैसिलिटी के इंप्रूवमेंट की वजह से भी डिटेक्शन बढ़ा है। वहीं दूसरी बात, स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग रेट भी बढ़ा है। तो जो फीमेल्स अब स्मोक करने लगी हैं काफी यंग एज से, हम देखते हैं कि जहाँ कॉलेजेस हैं, आपने भी देखा होगा इंदौर में जो कॉलेज वाले एरियाज हैं, जो कोचिंग वाले एरियाज हैं, वहां पे बहुत कॉमन है फीमेल्स स्मोक कर रही हैं बहुत यंग एज से। 17-18 साल की एज में कोचिंग करने आए हैं यहाँ पे या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 18-20 साल की एज से ही स्मोक कर रहे हैं। तो वो स्मोकिंग की जो आदत लगी है वो 30, 35, 40 ईयर्स की एज में जाके वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो डेफिनेटली स्मोकिंग एक फैक्टर तो है ही यंग फीमेल्स में। साथ ही साथ नॉन स्मोकिंग के जो रीजंस हैं, जैसे मैंने बताया डीएनए में जो म्यूटेशंस होते हैं, उसकी वजह से कैंसर इंक्रीज हो रहा है फीमेल्स में भी। तो ओरल
कैंसर, साथ में अगर जो गुटखा, तंबाकू, खैनी और जर्दा की जो बातें की जाती है, साथ में बढ़ती हुई उन गलियों की अगर हम बात करें जहाँ इंदौर में आप कॉर्नर्स हब्स देख सकते हैं जहाँ पे लड़कियां स्मोक करती हुई देखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक्सेप्टेंस शायद गो विद द फ्लो के साथ है, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से रोकना होगा। डॉक्टर खद्दर, अब बात करें हम बच्चों की। बच्चों में देखा गया है कि जो कॉम्पिटेंस लेवल है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हालांकि काफ़ी पेनफुल है बच्चों में कैंसर सुनना और ऐसे बच्चों को देखना, इट्स वेरी पेनफुल। तो इसमें इंदौर अब कितना अच्छा बेंचमार्क स्टेब्लिश कर पा रहा है? बहुत ज़्यादा एडवांसेस हुए हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। बच्चों के कैंसर की बात करें, सही बात है, बच्चों के कैंसर ट्रीट करना हमारे लिए भी बहुत मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग हमेशा प्रेशियस होता है, हर बच्चा प्रेशियस होता है, तो उनका ट्रीटमेंट करना, साथ ही साथ लंबा ट्रीटमेंट होता है। और एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के आगे भी पूरी लाइफ पड़ी है, 50, 60, 70 साल की लाइफ पड़ी है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो कैंसर के हैं वो भी मैनेज करना और पेरेंट्स को काउंसिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, तो बच्चों में जो कैंसर होते हैं उसमें ब्लड कैंसर बहुत ही कॉमन है, बट उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्योर रेट्स भी बहुत हाई है। मतलब मोर देन 90% ऑफ द किड्स आर क्योर्ड ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर की अगर हम बात करें। बट वही है कि टाइमली हम उसको डायग्नोज कर पाएँ, टाइमली हम उसको ट्रीट कर पाएँ। लंबे ट्रीटमेंट होता है, ब्लड कैंसर की बात करें 2-2.5 साल लंबा ट्रीटमेंट होता है। इमोशनली, इकोनॉमिकली भी फैमिली ड्रेन हो जाती है, तो इट इज़ अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट इट इज़ रिवॉर्डिंग ऑल्सो वंस द पेशेंट गेट्स ट्रीटेड। बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं रेटिनोब्लास्टोमा के, लीवर कैंसर के, 2-2, 2.5 साल के बच्चे हमने ट्रीट किए हैं। जब डायग्नोज होते हैं तो बहुत ही एक बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल होता है। वो हमारे ओपीडी चेंबर में पेरेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, बट जब एक 5-6 मंथ्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो बहुत रिवॉर्डिंग होता है। ऐसी एक बच्ची है, अब तो 3 साल की हो गई है, वो जब भी ओपीडी में आती है, फॉलोअप में है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि साल भर पहले जैसे वो आई थी और अब एकदम स्वस्थ है। लीवर कैंसर था स्टेज 4 और बहुत अच्छे से अब ट्रीट हुई है, तो हमें भी बहुत खुशी होती है इस तरह। इस टाइप के बच्चों से जब आप लोग मिलते हैं और पर्टिकुलरली जब काउंसलिंग माहौल होता है, तो डेफिनेटली खुद ही आप एज अ वॉरियर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ में जो पूरा कीमोथेरेपी का ऑरा बनता है, पूरा जो 1 साल का उनका संघर्ष रहता है, इसमें आपके हिसाब से डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में तो डाइट एज सच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि ग्रोइंग एज है, अभी उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। और खासकर हम बहुत छोटे बच्चों की बात करें, 2 या 3 साल, 4 साल, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा डाइट का रोल होता है एज सच। नॉर्मल लोगों में भी, मतलब बच्चों में जिनको कैंसर नहीं है। और वहीं अगर हम ऊपर से कैंसर का जो स्ट्रेस है बॉडी पे वो बात करें, तो डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, तो डेफिनेटली डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमारे जब भी हम ट्रीट करते हैं ऐसे बच्चों को, तो स्पेशल डाइटिशियंस होते हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों की डाइट पे ध्यान देते हैं, तो उनको हम गाइड करते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग सर्जरी, क्या डाइट लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी फॉर फ्यू ईयर्स हम गाइड करते हैं रिगार्डिंग द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। आप पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय अपोलो में पदस्थ हैं एज एन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर्स भी पेशेंट्स जजमेंटल लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि कैंसर इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड स्कैरी वर्ड। जब पेशेंट रिलक्टेंट होता है किसी थेरेपी के लिए, कीमोथेरेपी के लिए या कीमोपोर्ट इंसर्शन के लिए, वो 10 जगह जाके पहले उन रिपोर्ट्स को दिखाता है। उन रिपोर्ट्स के बाद में आप उनको कन्विंस करते हैं फॉर मेडिसिन। कहीं ना कहीं जाके एक नेगेटिविटी या एक रेजिस्टेंस आपके साथ में भी आता है। तो आप कैसे अपने आप को कोप अप करते हैं इन सारी चीज़ों से? ये मैम बहुत कॉमन है कि पेशेंट्स को जब हम काउंसिल करते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेना है, बट पेशेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट कि नहीं, हमें तो ये ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है, या हमें तो ये लेना है। मतलब बाय द गाइडलाइन जो हम बोलते हैं कि भाई इसमें पहले कीमोथेरेपी होनी है या पहले सर्जरी होनी है, बट पेशेंट कहता है कि नहीं, हमें तो सिर्फ सर्जरी करानी है या हमें सर्जरी नहीं करानी है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो उसमें हमारे काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, स्पेसिफिकली ऑनको काउंसलर्स हम बोलते हैं उनको। तो पेशेंट्स के साथ वो बैठते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते हैं, और ये सिंगल डे डिसीजन नहीं होता है कि जैसा आपने बोला कि कैंसर एक डिफरेंट बीमारी है, तो सिंगल डे डिसीजन नहीं होता है, इसमें मल्टीपल सेशंस लगते हैं। जैसे हम भी जब पेशेंट फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं तो बहुत एप्रीहेंसिव होती है फैमिली भी, तो वो सब कुछ एक ही दिन में जानने की कोशिश करते हैं
कि क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, तो हम उनको बोलते हैं कि देखिए एक दिन में हम सब कुछ बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा समझना और हमारे लिए भी डिफिकल्ट होगा समझाना। तो हम मल्टीपल सेशंस लेते हैं फैमिलीज के साथ। पहले दिन हम उनको थोड़ा प्राइम करते हैं कि कैंसर डायग्नोसिस हुई है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई स्केरी ऐसी डिजीज नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा उनको ट्रीटमेंट के बारे में काउंसिल करते हैं। तो इस तरह से फिर काफ़ी पेशेंट्स फिर डेफिनेटली अग्री करते हैं जी। और रही बात हमारी कि हम कैसे कोप अप करते हैं, तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट तो होता है, तो उसके लिए जैसे मैं कैसे डिटॉक्सीफाई, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ कि अपने आप को डिटॉक्सीफाई कैसे करता हूँ, तो वर्कआउट करके, फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, और मुझे नॉवेल्स, फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन पढ़ने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो काफ़ी सारी ऐसी मोटिवेशन वाली बुक्स पढ़ के अपने आप को भी हम मोटिवेट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर वो नेगेटिव फीलिंग ना आए कि क्या हम पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब स्टेज 4 या टर्मिनल पेशेंट है और हम उसको जो हम हेल्प करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी कई बार टफ हो जाता है। दैट्स वेरी अडोरेबल। एंड आपकी एज देख के और आपका जो इतना लंबा कार्यकाल रहा है, स्पेशली एट मेन सेंटर हब ऑफ इंडिया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, जो समय आप अभी देख पा रहे हैं यूथ में, आप ऐसे युवाओं के साथ भी रहते हैं जो बहुत हार्डली 35-40 के एज के हैं, और जो माहौल आप देख पा रहे हैं इंदौर में इस समय, जो बढ़ता हुआ नशा है, स्मोकिंग की अभी हमने बात करी फीमेल्स में, अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस होती जा रही है फीमेल्स पर्टिकुलरली, या बच्चों के साथ में भी काफ़ी नेगेटिव केसेस सुनने में आते हैं। इसमें आप सोसाइटी को अपनी तरफ से एज एन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अवॉइड ऑल दीज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स, हम Yes. पेपर में पढ़ते रहते हैं, तो ये सब जितना हो सके अवॉइड करें। इंजॉय करने के बहुत से तरीके हैं हमारे पास, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करिए, खाना खाइए, बाहर जाके रेस्टोरेंट में बिल्कुल इंजॉय करिए, बट इन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें, कंप्लीटली अवॉइड करें। जो एडिक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं मानता हूँ उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट देर आर डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, ओके। तो उसको भी कोई स्टिग्मा की तरह नहीं लेना चाहिए, हमें कोई टैबू की तरह नहीं लेना चाहिए। और आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड जो इस तरह से हैं, एडिक्टेड हैं, तो उनको भी नीची नज़र से ना देखें, उनको हेल्प करें, ताकि उनके अंदर भी एक साहस बने कि नहीं, मैं इस चीज़ से दूर हो सकता हूँ। जी। फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक बीमार है, एक तरह से देखा जाए जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो उनको हम स्टिग्मेटाइज ना करें, उनको हम सपोर्ट करें और हेल्प करें डी एडिक्शन के लिए, और जिस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है जितना हो सके। बात अभी हमने करी कीमोथेरेपी की, तो काफ़ी सारे लोग कीमोथेरेपी के सबसाइड्स ढूंढते हैं, काफ़ी सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। ऐसी कुछ ऑल्टरनेटिव्स अभी रिसर्च में आए हैं जो कि टारगेट सेल थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज के फॉर्म में है। क्या ये अपोलो हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं और वो उसका क्या प्रोसीजर है? यस मैम, सो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी एक तरह की दवाइयां हैं। ओके। कुछ ओरल फॉर्म में है, टैबलेट्स रहती हैं, कैप्सूल्स रहती हैं, कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म्स में रहती हैं, आईवी रहती हैं, कुछ सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर भी रहती हैं। सो दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको अभी जैसे हम पहले कीमोथेरेपी बोलते थे, अब हम इसको सिस्टमिक थेरेपी बोलते हैं। तो सिस्टमिक थेरेपी के अंडर कीमोथेरेपीज आती हैं, टारगेटेड थेरेपीज आती हैं, इम्यूनोथेरेपीज आती हैं, एंड दे आर वेरी कॉमनली अवेलेबल और हम बहुत कॉमनली यूज भी करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। डेफिनेटली इसके लिए एक ट्रेन स्टाफ चाहिए रहता है, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ रहता है जो ऑनको में ट्रेन रहता है। इनको देने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, साथ ही साथ इनसे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये भी थोड़े अलग रहते हैं, तो उनको मैनेज करने की हमारी अलग से ट्रेनिंग रहती है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट बहुत कॉमनली अवेलेबल है। एक इसमें डिफरेंट बात ये रहती है कि इनको सभी पेशेंट्स को नहीं दे सकते। टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देने से पहले हमें कुछ स्पेशल टेस्ट कराने पड़ते हैं कैंसर के ऊपर, जैसा हमने पहले भी बात किया था, म्यूटेशंस की टेस्टिंग करते हैं। अगर वो म्यूटेशन आता है तो हम वो टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये स्पेसिफिकली ट्यूमर पे जाके काम करती है, तो बाकी जो साइड इफेक्ट्स जो हम कीमोथेरेपी के सुनते हैं, बाल झड़ना या उल्टियां होना, वो इनमें नहीं होता है। ओके। तो ये दे आर अ सेफर ऑप्शन, एंड उनका रिस्पॉन्स रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योर रेट्स हाई होते हैं कैंसर के, और इन्हीं की मदद से आज के टाइम पे ज्यादातर स्टेज 4 कैंसर्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट हमें देखने को मिलता है बहुत सारे कैंसर्स में। तो कॉस्मेटिक लुक भी प्रिजर्व रह जाता है इसमें? बिल्कुल, जैसे कि हेयर लॉस एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है और कंसर्निंग साइड इफेक्ट है फीमेल्स के लिए, स्पेशली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो टारगेटेड थेरेपीज में या इम्यूनोथेरेपीज में ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं।
तो दे आर अ सेफर ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेशेंट्स। तो आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर सात्विक खद्दर से, जो कि एक, जब हम इंदौर की बात करते हैं युवाओं के शहर की, तो एक युवा ऐसे भी जो एक यूथ आइकन के रूप में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं इंदौर में। डॉक्टर सात्विक खद्दर, आप, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एक इम्पल्सिव नेचर, नर्वसनेस प्लस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हावी रहता है। तो एक लास्ट मैसेज आपके थ्रू करियर के पीछे भागते हुए युवाओं के लिए वो सुनना चाहेंगे। मैम यस, ये जो एज होती है, नई नई जॉब होती है हर फील्ड में लोगों की, जस्ट पढ़ाई खत्म होती है तो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है, जॉब को लेके, सोशल सिक्योरिटी को लेके, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेके। एंड मैं बताना चाहूँगा, स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। Yes. तो यंग जनरेशन जो मेरे एज की है या मुझसे जो यंग है, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्ट्रेस ना लें। बोलना इजी है, करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, बट स्ट्रेस रिलीविंग ऑप्शंस बहुत हैं। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ हॉबीज इनकलकेट करिए अपने अंदर, जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को, अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। किसी गलत रास्ते पे ना जाएं। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत कॉमन है कि लोग ड्रग्स की तरफ, स्मोकिंग की तरफ, अल्कोहल की तरफ रास्ता अपनाते हैं। ये ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स हैं, ना कि कैंसर बट हार्ट डिजीजेज, फिर COPD, एज्मा बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जो स्मोकिंग करते हैं। तो ओवरऑल बॉडी पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है इन एडिक्शंस का। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये एज रहती है बहुत भाग-दौड़ वाली, बहुत स्ट्रेस वाली, बट ऑब्वियसली डेवलप सम हैबिट्स, डेवलप सम हॉबीज टू de-stress yourself. Thank you, sir. So this session was highly motivating, especially towards the young age of Indore. एंड डॉक्टर सात्विक खद्दर, आपसे काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें पता पड़ी। कीमोथेरेपी के क्या क्या नेगेटिव्स हैं दिमाग में, उसके बारे में पता पड़ा। अपोलो हॉस्पिटल विजयनगर में क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में पता पड़ा। आपका ये सेशन बहुत ही असरकारक था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।